अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो कि एआरवाई न्यूज़ ने एक इंटरव्यू किया अशरफ साहब ने, उनके रिपोर्टर ने, दाता दरबार में कैप्टन सफ़दर साहब का जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के शौहर हैं, उनके हस्बैंड हैं। और जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत जल्दी फ्यूचर के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगी, और भी उन्होंने खासी दिलचस्प किस्म की बातें की। अ, क्या उसके बाद एआरवाई मसलसल उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कैप्टन सफदर ने जनरल मरियम नवाज जो है उनके खिलाफ बगावत कर दी है, अलमे बगावत उन्होंने बुलंद कर दिया है। क्या वाकई उन्होंने अलमे बगावत बुलंद कर दिया है, या वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, या मजबूर हैं? ये खासा दिलचस्प सवाल है। लेकिन इससे पहले दो और डेवलपमेंट्स हैं इसको आंसर करने से पहले, जिनको हम देखना जरूरी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज के दिन की, जिसका फैसला अब बस हो रहा है और होने वाला है। जब तक शायद आप मेरा ये वीलॉग सुने, तो उसका एक फैसला जो है, जस्टिस जवाद हसन का फैसला जो उन्होंने महफूज किया लाहौर हाई कोर्ट में, वो आपके सामने हो सकता है कि उस वक्त तक आ गया हो जब तक मैं ये वीलॉग जो है अपलोड करता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड ये है कि 28 जनवरी को असद उमर तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, या सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से, यहाँ पर ये पिटीशन लेके आए बैरिस्टर अली जफर के साथ, जहां उन्होंने ये मुतालबा किया कि 10 दिन गुजर चुके हैं लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें दे देनी चाहिए थी। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खत भी लिख चुका है दोनों गवर्नर्स को, केपी के और पंजाब के, दोनों ने कोई तारीख नहीं दी है। 3 फरवरी को पहली हेयरिंग हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस जवाद हसन के सामने। उस वक्त गवर्नर के जो वकील आए, उन्होंने वक्त मांगा, 1 हफ्ता उन्होंने मांगा जवाब देने के लिए। मैंने उस वक्त बहुत खप डाली थी कि 1 हफ्ता इनको जो दे दिया है जस्टिस साहब ने, जिसके असद उमर साहब ने अदालत के अंदर मुखालफत की कि वक्त इतना बड़ा नाजुक है, वक्त है ही नहीं, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन हो रही है, तो आप इनको इतना वक्त ना दें। लेकिन जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि नहीं, इनको वक्त दे के देख लेते हैं, ये अदालत है, अदालत ने इसका फैसला करना है, विच लुक टू मी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। लेकिन उनको वक्त दिया गया और अगली तारीख उसकी 9 फरवरी थी। 9 फरवरी को गवर्नर साहब के वकील गुम हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इस्लामाबाद चले गए, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है, बीमार हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, अगले दिन दोनों, गवर्नर पंजाब भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों, अपना एक रिटन जवाब लेकर आए इन फ्रंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। अब वो आज सुबह जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई है 9 बजे के बाद, वो जवाब आ चुका है। गवर्नर पंजाब जो है, उन्होंने अपने रिटन रिप्लाई में ये कहा है कि मैं मासूम हूँ, मैंने असेंबली तहरीर की ही नहीं है, मैं असेंबली तहरीर करने के खिलाफ था। असेंबली तो खुद से तहरीर हो गई है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर की समरी थी और 48 घंटे के अंदर तहरीर हो गई है। क्योंकि मैंने ये एग्जेक्टिव स्टेप उठाया ही नहीं है असेंबली तहरीर करने का, इसलिए आइन के तहत जो तारीख देनी है इलेक्शन की, वो मुझ पे वाजिब है ही नहीं। ये उनका आर्गुमेंट। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि हम तो तारीख एक रेकमेंड कर चुके हैं टू द गवर्नर पंजाब। इन 9 तारीख और 15 तारीख के दरमियान हमने उनको रेकमेंड कर दिया था कि आप कोई भी इलेक्शन की तारीख दे दें, इसलिए अब हमारी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है, अब गवर्नर ने तारीख देनी है। गवर्नर इसके ऊपर तहरीक इंसाफ यानी असद उमर साहब, फवाद चौधरी, जो दोनों उनके साथ मौजूद थे, और बैरिस्टर अली जफर का मौकफ यह है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं दे सकता और इलेक्शन कमीशन भी नहीं देता, तो फिर उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की पंजाब में तारीख दे सकते हैं। अब आपको याद होगा कोई 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के जो चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान, उनको खत लिखा था, जिसमें उन्होंने उनको वाजे किया था कि राजा साहब, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसलिए हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप इसलिए नहीं बने हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि आप इलेक्शन के एक्सक्यूज ढूंढें इलेक्शन ना करवाने के लिए, और ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। तो प्रेसिडेंट ने एक स्टेज तो सेट कर दिया है, एक प्रेशर, एक उन्होंने टोन तो सेट की है तारीख लेने के लिए। और आज प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर के अंदर जमान पार्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या उसमें इशू थे, वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन इन एनी केस जाहिर है कि पंजाब का इलेक्शन इस वक्त प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इमरान खान साहब ने तो अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इन सूबाई इंतखाबात के ऊपर उन्होंने अपना थ्रो किया हुआ है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनको पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं ख़त्म करनी चाहिए थी, असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए थी, अपनी जमी जमाई हुकूमतें हवाले नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज जब मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि उनकी हुकूमतें जो थी वो मसलसल एक अजाब थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए। वो 27 किलोमीटर में थे, बड़े कमज़ोर थे, उनके पास बजट नहीं था, तो ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। तो ब्लंडर किया है, ये नहीं किया, मैं सिर्फ आपको उनकी पोजीशन दे रहा हूँ बहुत से लोगों की, और इसमें मजीद भी कभी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत कुछ स्टेक किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल असम्पशन पे कि जो आईने पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लियर है
کہ جب ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات کرانے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب وہاں پہ یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں، اور فواد چودھری جیسا آرٹیکولیٹ شخص اور assertive، تو دونوں بہت ہی رسپانسبل 2 دن سے مسلسل 9 تاریخ 10 تاریخ کو وہاں پہ کھڑے ہیں، اور دونوں کو بڑی امید ہے کہ ان کو یہاں پہ ایک تاریخ ملے گی۔ یہ تو ہو گئی سب کی ریسپیکٹو پوزیشنز۔ اب جو جسٹس جواد حسن ہیں، جنہوں نے یہ پروسیڈنگ آج سنی، سب کی باتیں سنی، انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس جواد کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ایک دن پہلے 9 تاریخ کو یہ کہہ چکے ہیں، اور پہلے بھی ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جو بھی فیصلہ کیا میں نے اس کی تعمیل کروائی ہے، میرا کوئی بھی فیصلہ آج تک اس کو ڈس اوبے نہیں کیا گیا، میرے ہر فیصلے کو مانا گیا، میں ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جسے مانا نہ جائے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مجھے جج صاحب کی پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیا پوزیشن، ہاں گورنر صاحب کا جو وکیل ہے اس نے جج صاحب کو یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ، چونکہ یہ جو اسد عمر کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں، بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی تاریخ دے سکتے ہیں، یہ غلط ہے، اور تاریخ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ سو اگر آپ اس کو گورنر کے اور الیکشن کمیشن کے وکلا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ گورنر نے تاریخ دینی ہے اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن، لیکن گورنر تاریخ نہیں دے سکتا بیکاز اس کی آئینی ذمہ داری بنتی نہیں ہے، چونکہ اس نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کے تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو مجھے کہنے دیجیے کہ مجھے فیلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے ایسے حالات اتنے فکڈ اپ، آئی ایم سو سوری ٹو سے، کہ میرے جیسا ناچیز جو ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا جینیس ہوں، بیکاز جب یہ سارا ڈرامہ گورنر صاحب نے کھڑا کیا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو خود وکیل رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ گورنر صاحب کو اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بات ہو رہی ہے اس بحث کی جو 15 اور 18 جنوری کے درمیان کی جو بحث ہو رہی تھی، اور ٹیلی ویژن پہ اس کو آپ سن رہے تھے، تو میں نے اس کے وقت ایک سے زیادہ ویلاگ کے اندر یہ کہا تھا کہ پی ایم ایل این کا کوئی اصولی موقف تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ ان کی نہ تو کوئی فلسفی ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی آئیڈیالوجی نام کی چیز ہے، وہ کسی چیز کے اندر بلیو ہی نہیں کرتے، ماں سوائے چالاکیوں کے۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں کوئی قانونی منشگافی وہ ڈھونڈیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر چالاکی جو ہے وہ ڈھونڈی جائے گی۔ وہ چالاکی اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے وہ چالاکی مسلسل سنائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جی میں تو مائی باپ بے قصور ہوں، میرا تو بنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ اسمبلی ڈیزالو کی ہی نہیں ہے۔ سو گورنر کہتا ہے کہ میں تاریخ اس لیے نہیں دے سکتا، مجھ پہ واجب نہیں ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی بیکاز میں نے اسمبلی نہیں توڑی۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو تاریخ ایک دے چکے ہیں 9 اور 15 تاریخ کے درمیان میں، اس کے آگے ہماری ذمہ داری بنتی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ بھی پھر دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر گورنر کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کا تو اس میں کوئی رول جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب جسٹس جواد حسن صاحب کی جو صورتحال ہے، جنہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے ابھی دے رہے ہو تھوڑی دیر میں، ان کی صورتحال وہ پرانا قصہ جو بچپن میں سنتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس گھاس کا بنڈل بھی ہے، اس کے پاس بکری بھی ہے، اس کے پاس شیر بھی ہے، وہ دریا کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اس کے پاس ایک ناؤ اور کشتی ہے، اس کشتی میں صرف 2 آئٹمز یا اینٹیز وہ لے جا سکتا ہے ایک وقت میں، یا تو وہ بکری اور گھاس لے جا سکتا ہے، یا وہ بکری شیر لے جا سکتا ہے، یا وہ گھاس اور شیر لے جا سکتا ہے، سم تھنگ لائک دس۔ تو کوئز یا پزل یہ ہوا کرتا تھا جس کا جواب ڈھونڈنا ہوتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کشتی میں پہلے دوسری طرف اگر گھاس اور بکری لے کے جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے واپس شیر کو لینے کے لیے آتا ہے، تو بکری جو ہے وہ گھاس کھا جائے گی۔ اگر وہ اسے کہتے ہیں شیر کو اور بکری کو اکٹھے لیتا ہے، ان کو وہاں چھوڑتا ہے، گھاس واپس لینے کے لیے آتا ہے، تو شیر بکری کو کھا جائے گا اس کی ایبسنس میں۔ اس میں اسمپشن بیسکلی یہ ہے کہ شیر جو ہے وہ اس آدمی کی موجودگی میں بکری کو نہیں کھا سکتا، اس کا اتنا روب ہے شیر کے اوپر بکری کا۔ بہرحال یہ آپ نے سنا ہوا ہے یہ پزل۔ اب یہ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس اسی قسم کا پزل ہے، اور ان کا اپنا پرابلم یہ ہے اس آدمی کی طرح کہ انہوں نے فیصلہ ایسا لکھنا ہے جس کو کہ چاچا نظام دین یا چودھری نظام دین جیسے بعض لوگ کہتے ہیں وہ مانے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پزل ہے جس کا گھنٹے 1 ڈیڑھ کے اندر فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اب فیصلہ اس کا جج صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اسد عمر صاحب سے بات کی، وہ فون انہوں نے فارچونیٹلی میرا اٹھا لیا۔ پہلے میں نے فواد چودھری کو فون کیا تھا، فواد چودھری نے اس وقت فون نہیں اٹھایا، بزی ہو گیا، لیکن اس کے بعد فواد چودھری نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو مجھے دیا، لیکن اسد عمر صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، خاصی سوبر ڈسکشن تھی۔ میں نے کہا آپ تو ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی ریلیف، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ سے الیکشن کی تاریخ آپ کو ملے گی، اور کورٹ کے سامنے کوئی آپشن نہیں۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ کسی قسم کی کوئی آپشن ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، اور آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کو انتخابات کرانے ہیں۔ ابھی بھی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد ہیں، یا پر امید کہہ لیں، میرے خیال پر امید از دا مور اپروپریٹ ورڈ، کہ ان کو یہاں سے ایک تاریخ ملے گی۔ تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ کورٹ کے سامنے 2 قسم کی آپشنز ہیں، یا تو وہ الیکشن کمیشن کو پابند کرے گی کہ آپ تاریخ ایک حتمی طور پہ دے دیں پنجاب میں الیکشن کی، یا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کیا کرے، یہ بھی اب یہی 2 آپشنز بیسکلی جو ہیں جسٹس جواد حسن کے سامنے ہیں۔
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फवाद चौधरी साहब बहुत असर्टिव है, उनका ख्याल है कि अदालत को हर सूरत तारीख देनी ही पड़ेगी। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि तारीख देनी पड़ेगी, हम यहाँ से तारीख जो है वो लेके निकलेंगे। अब ये तो आपने एक सिचुएशन देखी। दूसरी तरफ पीएमएलएन की क्या स्ट्रेटेजी है, मैंने बाज़ लोगों से बात की है, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। उनका ये है कि पीएमएलएन की पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी फैसला होगा, अव्वल तो वो फैसला करने नहीं दे रहे, और जो फैसला होगा उसमें उन्होंने ऐसे लीगल आपने कॉन्ड्री उन्होंने खड़ी की हुई है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लेके जाएंगे, वहां इसको लटका देंगे, और वहां असल में वो बहस समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। वो कहेंगे लार्जर बेंच बनाए, बहुत बड़ा इशू है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उनको सम और द अदर ये उम्मीद है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इन दी एंड उनको रिलीफ मिल जाएगी। कुछ लोग इस चीज को भी बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 48 घंटे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, दी ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की तारीफ में बहुत से जुमले बोले। उन्होंने कहा इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी अभी भी एक हैसियत जो है वो इस्टेब्लिश है, वो असेंबली में नहीं है। आज भी वो डिफेंड कर रहे थे उनको। उन्होंने ये कहा कि जब दूसरी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान असेंबली छोड़ के चले गए, अगर वो चाहते कि नैब के, क्योंकि नैब के हवाले से वहाँ डिस्कशन हो रही है, नैब में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो अगर इमरान खान चाहते तो असेंबली में होते और इन अमेंडमेंट्स को रोक सकते थे। उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली इख्तियार करती हैं, बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में अदालत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करने की जो ट्रेडिशन है और जो कन्वेंशन है, जो रवायत है, वो बड़ी पुरानी है। तो आप ये कह नहीं सकते कि किसी पार्टी ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की, क्योंकि चूंकि उनके 3 4 5 सॉफ्ट वर्ड्स, कल भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कह दिया था स्पीकर्स केस के अंदर कि वो नवंबर में इलेक्शन करवा सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं हुए। कल उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत जो है 10 महीने की खासी डिसफंक्शनल है, और जो इसकी लेजिस्लेशन हो रही है ये भी सस्पेक्ट नेचर की है। तो चूंकि इन्होंने इतने पॉजिटिव कमेंट बोल दिए हैं कि लोगों को धड़का लगने लग गया है, साहब ने मुझे कहा कि खासा धड़का लगा हुआ है कि अब पता नहीं अब जब ये केस अगर वहां जाएगा तो वहां पर, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव फीलिंग डेवलप कर चुके हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे। ये तो एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, लेकिन इसके साथ जो ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजी पीएमएलएन की है वो ये है कि और वो कही है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि माई बाप हम तो तारीख दे चुके हैं, हम तो बेकसूर हैं, हमने तो तारीख दे दी है। और लेकिन उन्होंने जज साहब को ये वार्न किया, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने कहा वैसे इलेक्शन हो नहीं सकते, बिकॉज आप बेशक फैसला कर दें, कि कल भी उन्होंने कहा और आज भी उन्होंने कहा, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज नहीं। आप पूछें कि वो ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो ग्राउंड रियलिटीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई एक तो आपने देखा कि जिसमें मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, जहां मैंने कमजोरियों का जिक्र किया था, जहनी कमजोरियों का, वहां आपने देखा कि आईजीपी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा गया, मतलब 3 पंजाबी सिविल सर्वेंट, क्योंकि राजा सिकंदर सुल्तान साहब भी सिविल सर्वेंट रहे, तो 3 पंजाबी सिविल सर्वेंट से मिलकर फैसला किया कि पंजाब के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं, और पंजाब के तकरीबन 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दहशत गर्दी है। कोई इनसे पूछे कि वो जुलाई में नहीं थी, कोई वो अक्टूबर नवंबर में नहीं थी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी वहाँ बड़ी दहशत गर्दी है, बड़ा खतरा है, 4 5 महीने हमें लगेंगे इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इलेक्शन को बड़े मुश्किल है, आईजीपी साहब ने वहाँ पे कह दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन इतना ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी का। एक ग्राउंड रियलिटी आपने ये भी देखी होगी कि वजारत दाखिला इंटीरियर जो है उसने कन्वे किया है कि जीएचक्यू कह रहा है कि हम, यानी पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स, ये कह रहे हैं ग्रैंड हेडक्वार्टर्स, कि हम तो बड़े मसरूफ हैं और बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हैं, और हम अप्रैल में इलेक्शन के लिए अपना ह्यूमन रिसोर्स या अपनी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको सुपरवाइज करने की, सिक्योरिटी देने की हम नहीं दे सकते हैं। ये जीएचक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है। वजारत दाखिला का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पुलिस नहीं दे सकते हैं उसके लिए। और पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है, गवर्नर जो चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी साहब का, डॉक्टर उस्मान का जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपके सामने आ चुका है। एक सुनने में ये भी आया है कि मैजिस्ट्रेट्स की तरफ से भी कहा गया है कि हम बड़े ओवर स्ट्रेच हैं, बिकॉज हमारे पास कितने लाख केस जो है वो पेंडिंग है, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस हमारे लिए मैजिस्ट्रेट्स देना या जज देना या आरओ वाला देना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो सेट कर दी गई हैं कि अदालत को ये बता दिया गया है कि जनाब आप जो भी फैसला करें उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज हम फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। अब जहन में रखिए कि जस्टिस जवाद हसन ये कहते हैं कि मैं फैसला वो करूंगा जिसको माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन और लीगल क्वांड्री है, जिसको जो लॉ का जो कोर्स 101 होता है, अमेरिका में लॉ के जो कोर्सेज हैं उसको कोर्स 101 कहा जाता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किताब भी है जिसको आप अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अमेरिकन प्रोफेसर ने लिखी है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड हो या कोलंबिया हो या स्टैनफोर्ड हो या येल हो या कहीं पे भी हो, या या जॉर्ज वाशिंगटन हो या जॉर्ज टाउन हो, या जो भी यूनिवर्सिटी में एक लॉ कोर्स होता है, वहाँ एक कोर्स जरूर होता है, कोर्स 101 लॉ का, ठीक। और वो जो कोर्स 101 है उसमें एक प्रिंसिपल है कि अदालत को ऐसा फैसला
करना होता है, जिसको कि आगे मानने वाला भी कोई एग्ज़िस्ट करता हो। यानी अदालतें एक वैक्यूम, ये मैंने आपको दर्जनों दफ़ा मैं कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर, और ये मैं वाहिद अकेला ही हूँ जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अदालतों की बहुत बड़ी मजबूरी, प्रॉब्लम, क्राइसिस, चैलेंज ये है कि अदालत किसी वैक्यूम के अंदर ऑपरेट नहीं करती। अदालत एक फंक्शनल सिस्टम का हिस्सा होती, वो एक आइलैंड होता है। अदालत होती क्या है? अदालत के पास एक बिल्डिंग होती है, उसमें कुछ लोग मुलाजिम होते हैं, एक जज साहब होते हैं, कागज़, पेंसिल, टाइपराइटर होता है, रीडर होता है। तो अदालत वहाँ से एक लॉजिकल एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन करके एक फ़ैसला करती है। आगे कोई सिस्टम होना चाहिए, टूल्स, एपरेटस होना चाहिए जो अदालत के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार हो, जो अदालत को लेजिटिमेसी देता हो, अदालत को मानता हो। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। जब अमेरिकन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, अमेरिकन सर्किट कोर्ट ये कहती है कि व्हाइट हाउस का ये फैसला, जैसे ट्रंप के बारे में कहा गया कि कोर्ट्स ने कहा कि फैसला ठीक नहीं है मुस्लिम ट्रैवलर्स को एयरपोर्ट्स पर रोकने वाला, तो व्हाइट हाउस यही कर सकता है कि उसके खिलाफ ऊपर किसी अपील्स कोर्ट में चला जाए, अपील्स कोर्ट से बात नहीं बनती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाए। लेकिन प्रेसिडेंसी अमेरिका में ये नहीं कह सकती कि हम सर्किट कोर्ट की बात को नहीं मानते, भाड़ में जाओ। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल एक खुदादाद मुमलिकत है, और वहां पर पूरी तैयारी है कि हमने, लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हमने बात माननी नहीं है। और उसके लिए कुछ ऐसे मददगार किस्म के दहशतगर्द भी हैं, खौफनाक किस्म के, जिन पे तरह-तरह के इल्ज़ाम हैं, जिन्होंने एक धमाका करके भी दिखाया है कि हम कितने सरकश हैं और कितने हम बागी हैं। हम तो बात कर रहे थे कि कैप्टन सफदर बागी हो गए हैं कि नहीं हो गए, एयरवाई वाले कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बागी मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्होंने एक धमाका करके दिखाया है पेशावर के अंदर, और उन थ्रेट उनकी ये है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम और धमाके भी कर सकते हैं। ये भी एक, मतलब बड़े सीरियस लोग जो हैं, मेरी लाहौर में किसी से बात हो रही, वो कह रहे थे अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, यानी टीटीपी की, समझा करें, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी टीटीपी की, तो वो धमाके कर देंगे लाहौर के अंदर भी, कराची में और जगहों पे धमाके कर देंगे। पर ये एक जो सिचुएशन इस वक़्त सेट है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अदालत की बात जो है, अगर मैंने कई दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पे कब्ज़ा हो गया और एक मुगल कोर्ट या मुगल काज़ी कहीं ये फैसला करता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो अंग्रेज़ क्या उसकी परवाह करते हैं? या श्रीनगर के अंदर कश्मीर में, जो मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर अगर कश्मीर की हाई कोर्ट जो है जम्मू और कश्मीर की, वो ये फैसला कर देती, ये कर सकती, या कभी करती, या बाद में कर देती, ये पहले, अब तो खैर बचा ही कुछ नहीं कोर्ट का, लेकिन कि हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ पे काबिज़ है, उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो ज़ाहिर है कि कोई कैप्टन, मेजर, कर्नल जो है, वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात नहीं मानेगा। इसी तरह से अगर अमरीकी फ़ौज काबिज़ है इराक में, वहाँ की कोर्ट ये कहती है कि अमरीकी फ़ौज जो है उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए इराक से, तो वो नहीं मानेंगी। और बात है कि अमेरिकन्स बीइंग मोर केयरफुल, ऐसा इंस्टेंस है कि जब इराकी कोर्ट्स ने उनको मुख्तलिफ किस्म के अहकामात दिए विदिन द म्युनिसिपल जुरिसडिक्शन ऑफ इराक, कि आप ये ना करें, वो ना करें, इधर ना जाएँ, तो उन्होंने उसको ओबे किया, और उस हद तक तो इंडियन आर्मी भी एक जम्मू एंड कश्मीर की कोर्ट की बात मानेगी। ये बात समझने की है कि जो एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी है, वो अदालत को उसी हद तक एक्सेप्ट करती है जिस हद तक वो करना चाहे, और अदालत भी ऐसे ही फैसले करती है जो उसको लगता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट होने देगी या उनको इम्प्लीमेंट करेगी। सो जस्टिस जवाद के सामने ये एक बहुत बड़ी क्वांड्री है, जिसका वो हल क्या निकालते हैं, ये मेरा ख्याल अगले 1 घंटे के अंदर हम सबको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई बात, इस हवाले से मैंने आपको सारी सिचुएशन जो है इसकी एक्सप्लेन कर दी है। वैसे मुझे प्राइवेटली बाद सोर्सेज ये भी कहा है कि जो वाइजेस्ट मैन है इस कंट्री के, जो सबसे अक्लमंद लोग हैं, जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, और उनका डीएनए भी अपने अंदर इंटेलिजेंस कैरी करता है, और उनका आईक्यू जनरली एवरेज आदमी का, हम जैसे लोगों का तो शायद 100 होता है सारी किताबें पढ़ने के बाद, लेकिन बगैर ज़्यादा किताबें पढ़े हुए, ज़्यादा रिसर्च किए हुए, अपने ही कुछ कोर्सेज वोर्सेज करने के साथ ही, वो घर से ही 200 या 50 प्लस किस्म का, 250 प्लस जो लोग आईक्यू लेके आते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि इमरान खान जो है वो निज़ाम के लिए, यानी चौथी निज़ामदीन के लिए बहुत खतरनाक है, उनको दोबारा नहीं आने देना चाहिए, किसी सूरत भी वो एक्सेप्टेबल नहीं, अब तक कम से कम उनका कहना ये और बात है कि अल्लाह की मर्जी हमेशा कुछ और होती है। पीछे भी ये जो वाइजेस्ट लोग हैं, उन्होंने, हमारी तारीख के अंदर जो सबसे अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने जितने भी फैसले किए वो सारे ही उल्टे हो गए। कोई भी फैसला जो है उसका एंड रिजल्ट इस कौम के लिए तो कभी ठीक नहीं निकला। बट नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, हम इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि कैप्टन सफ्तर साहब ने क्या जनरल मरियम के खिलाफ बगावत कर दी है। कैप्टन सफ्तर की क्या मजाल कि जनरल मरियम के खिलाफ बगावत करें। उनका ये इंटरव्यू तो ARY ने, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने इंटरव्यू बड़े गौर से देखा है, टोपी उन्होंने पहनी हुई थी नमाज की, सफ़ेद यहाँ सर पे रखी हुई थी, और दाता दरबार में वो थे, जहाँ ये अशरफ साहब ने उनको पकड़ लिया। अशरफ साहब ने बड़े मीठे मीठे उनसे सवाल पूछे। मुझे तो ऐसा लगा कि कैप्टन सफ्तर किसी एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर थे,
कोई परेशानी में थे, ज़ाहिर है दाता दरबार आप जाते ही कब हैं, जब आप परेशान होते हैं। नॉर्मल हालात में कितने लोग जाते हैं दाता दरबार? तो कैप्टन सफदर अगर दाता दरबार गए थे दुआ माँगने के लिए, तो लग रहा है किसी परेशानी में थे। एक स्टेट ऑफ माइंड उनकी थी, जैसे किसी ने कोई ट्रूथ सीरम जो है पिया होता है, किसी ने उसको लगा दिया होता है। वहाँ उन्होंने बहुत सी बातें कर दी, बातें उनकी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कह दिया, ये तो बात उन्होंने कही कि मुझे तो कोई नियर फ्यूचर के अंदर मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनते नजर नहीं आती, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर इकोनॉमी ठीक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए इस स्टेज के ऊपर, पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर उनसे अशरफ साहब ने ये पूछा, जो एयर वाई के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकेंगे? तो उसके उन्होंने जवाब में कहा कि मैं तो समझता हूँ कि अब इलेक्शन एक ही दफा 2025 में होने चाहिए। यानी जो भी उनको एक माइंड उनका है कि शायद मार्शल लग जाना चाहिए, मार्शल ही लगेगा। मेरे और भी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि तैयारी यही है कि ऐसा एक खड़ाक पैदा कर दें कि मार्शल लग जाए, फिर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए। ख्वाहिश कम अज कम ये है, और वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है फिर वो इकोनॉमिक फैसले करे, और फिर वो 2024 तो कम अज कम गुजारे या 25 तक गुजारे। मतलब प्लानिंग इस किस्म की है, ख्वाहिश है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये सारी उनकी प्लानिंग है। लेकिन जो चीज़ कैप्टन सफ्तर ने वहाँ पे की, अगर आप उसको इस मासूमाना तरीके से ना उनको ट्रीट करें, आप उनको ना इस तरह से ट्रीट करें कि कैप्टन सफ्तर ने नमाज की टोपी पहनी हुई थी, दाता दरबार में इबादत करने आए, वो परेशान थे, उस परेशानी के आलम में अशरफ साहब के हाथ लग गए और उन्होंने सब कुछ सच बोल दिया। तो जो चीज़ उन्होंने की है, जो मेन है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे नवाज शरीफ साहब का वोट देना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, और कोई पिछले 24-48 घंटे में भी एक बार फिर उन्होंने बैन अवी ज़राए ब्लाक से बात करते हुए, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने न्यूयॉर्कर को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा। वो कई दफ़ा कह चुके हैं, दर्जन दफ़ा कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि उसको आप ब्लंडर कह सकते हैं। सो नवाज शरीफ साहब भी अब ये मसलसल, और इसके आपने देखा कि कैप्टन सफदर ने चंद दिन पहले अभी ये स्टेटमेंट दी थी, और लोग भी दे रहे हैं पीएमएलएन में स्टेटमेंट, लेकिन खास करके जिससे भी ऐसे है कि जैसे ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज जो हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए, दोनों मुजरिम हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत कुछ एक्शन किया। तो नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली ये लग रही है, एक नया नैरेटिव शेप किया रहा है कि मेरा जनरल बाजवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ भी मेरे और जनरल बाजवा के दरमियान एक कुर्बत देखी गई है, वो एक महज एक इम्प्रेशन है, और वो एक फ्लॉड और गलत इम्प्रेशन है। और यहाँ पर अगर कैप्टन सफ्तर ने कोई इंटेलिजेंट काम करने की कोशिश की है, इफ दिस वाज एक्चुअली अ प्लांटेड आइडिया, तो आइडिया ये प्लांट उन्होंने किया है कि हमारी जो तहरीक थी कि वोट को इज्जत दो, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को गलत एडवाइस किया गया, और जहन में आइडिया ये डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से ये गलती पाकिस्तान में बैठी हुई पीएमएल की लीडरशिप ने करवाई। इशारा क्लियरली शहबाज शरीफ साहब उनके कुलीग्स की तरफ है, जिन्होंने जा जाके नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया कि आप अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट डालें, तो फिर जनरल बाजवा जो है वो रेसिप्रोसिटी करेंगे और मेहरबानी करेंगे। तो जाहिर है कि ये फैसला कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में पीएमएलएन वोट डालेगी, ये फैसला नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट की थ्योरी पे जो ड्रामा किया गया था सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जो पाकिस्तान की मेडिकल हिस्ट्री का एक शर्मनाक ड्रामा है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं, उनके मुंह पे हमेशा के लिए कालक है वो जो ड्रामा किया गया था। बहरहाल उससे पहले ये मामला तय हो चुके होंगे, क्योंकि ये मामला, इसमें इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्विड प्रो को, कि आप क्या करेंगे हम क्या करेंगे। तो जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को वहां से निकाल के इंग्लैंड भेजा। मरीम नवाज को भी निकालना था, लेकिन उस वक्त जनरल फैज ने उस पर कॉपरेट उनके साथ नहीं किया, बिकॉज इमरान खान ने कॉपरेट नहीं किया। इमरान खान ने जनरल नवाज शरीफ को तो जाने दिया, लेकिन उस वक्त मरीम को नहीं जाने दिया था। लेकिन ये मामला कि हम सपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब का, कि हम आपको एक्सटेंशन को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने उनको बाहर जाने दिया, ये चीज़ें ज़ाहिर है सेटल थी उन दोनों के दरमियान, एक बहुत बेहतर रवाबत नजर आते हैं। अब नवाज शरीफ साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ये बताने के लिए कि मेरा तो कोई इतना खास ताल्लुक नहीं था। उसमें जो बहुत बड़ी बात है कि जो हुकूमत गिराई है इमरान खान की अप्रैल में, वो ज़ाहिर है कि एक नेक्सस और गठ जोड़ था जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। वो नेक्सस तो क्लियरली नज़र भी आता है, और उस नेक्सस के नतीजे में मेरी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एक से ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ बात हो रही थी, मैंने उनसे बड़ा पॉइंटेडली पूछा, और वो दोनों कोई बहुत ज़्यादा प्रो इमरान भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत चीज़ें बड़ी क्रिटिकल कही इमरान खान के हवाले से। लेकिन एक चीज़ पे दोनों का कंसेंसस था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया जाता, तो इस वक्त जिस किस्म के इकनॉमिक मसाइल पाकिस्तान का बिजनेस फेस कर रहा है, वो इकनॉमिक मसाइल हम ना फेस कर रहे होते। मतलब तकरीबन 60 लाख के करीब उन्होंने मुझे कहा, कंफर्म किया कि प्रेगमा ने या एप्टमा जो कहते हैं कि हमारे टेक्सटाइल में तकरीबन 6 मिलियन या 60 लाख लोग जो हैं
وہ بے روزگار ہیں جو गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, लाहौर से, मुख्तलिफ जगहों से अपने गांव में जा चुके हैं, वहाँ रोटियां खा रहे हैं, हालात बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 2 बिलियन से महीने में ऊपर एक्सीड कर रही थी बाय मंथ ऑफ फरवरी 2022, वो इस वक्त कोई 1.2 या 1.3 बिलियन अ मंथ पे आ चुकी हैं। यानी उस वक्त तो एक्सपेक्टेंसी ये थी कि 24-25 बिलियन, सिर्फ मैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल एक्सपोर्ट तो $30 बिलियन से ऊपर शूट कर रही थी बाय जनवरी एंड फरवरी 2022, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शूट कर रही थी टूवर्ड्स 24-25 बिलियन डॉलर्स एनम पर एनम, जो अब नीचे आ गई हैं, मेरा ख्याल 14-15 के ऊपर वो आ चुके हैं। और दूसरी तरफ से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शूट कर रही थी बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो इमरान खान की थी। इनफैक्ट ये दोनों जो ड्राइवर थे इकोनॉमी के, दोनों तबाह हो चुके हैं, दोनों बहुत बुरे हालात हैं दोनों के, कंस्ट्रक्शन में भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, सबके बुरे हालात हैं। सो उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया, उन दोनों बिजनेस के सोर्सेज ने। यहाँ से मैं आता हूँ उस डेवलपमेंट की तरफ जहाँ पर इसाक डार साहब की खबर लगी है कि एक जायजा, IMF की टीम तो वापस चली गई है, नहीं हो सका इसे कहते हैं जो स्टाफ एग्रीमेंट बना था, लेकिन इसाक डार साहब का मसलसल बयान चल रहा है और उसका टिकट चल रहा है, वो ये कि एक जायजे के बाद IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक मामूली सा जायजा होना है, जिसके बाद $1.2 बिलियन जो है IMF पाकिस्तान को रिलीज करेगी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने पूछा एक बिजनेसमैन से कि ये कौन सा जायजा है, मतलब जो टेलीविजन चैनल कह रहे हैं, उन्होंने कहा, बहुत हंसे, उन्होंने कहा जायजा, जायजे से पहले वो जो 170 अरब रुपए के IMF ने कहा, IMF ने जो चीजें कही हैं वो एक प्लान दिया है जिसमें 170 बिलियन रुपीस के 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि IMF ने कहा है कि जो इम्पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स के जरिए पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स रोकी हुई हैं उनको खोला जाए। इस वक्त पाकिस्तान की जो पोटेंशियल इंपोर्ट्स हैं वो शूट कर रही हैं टुवर्ड्स अ हदफ ऑफ 7 प्लस, इन एक्सेस ऑफ $7 बिलियन अ मंथ, और $5 बिलियन पे रोकी हुई हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई हुई हैं, ड्यूटीज लगाई। IMF कहती है इसको खोलें, इसको जाने दें टुवर्ड्स $7 बिलियन तक, और खुद वो कहती हैं, IMF का ख्याल है कि डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल है कि डॉलर फिर भी नीचे नहीं आएगा, डॉलर इनफैक्ट 300 भी नहीं रुकेगा, 500 पे चला जाएगा। खतरा ये कि 1000 की तरफ भी डॉलर जो है वो जा सकता है। उन्होंने अपनी एक समरीज जो है वो प्रिपेयर की है। तो इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं कि जायजे के बाद पैसे मिलेंगे, उधर हकीकत वो जो चीज़ कह नहीं रहे वो ये है कि एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है जिसमें इम्पोर्ट्स खोलनी होंगी, जिसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने होंगे, यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ानी होंगी, टैक्सेस वगैरह लोगों पे लगेंगे कि उसके बाद बिजली, यूटिलिटी, गैस के नर्क जो है बढ़ाने होंगे। उसके बाद जिसको वो जायजा कहा जा रहा है टिकर में, वो रिव्यू है जो IMF करेगी, वो रिव्यू अगर उनको पसंद आया, उनको लगा कि सागडार साहब ने इंप्लीमेंट कर दिया, तो फिर वो $1.2 बिलियन मिलेंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का क्या होगा, ये एक अलग कहानी है, लेकिन मुझे शक ये है कि देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। यहाँ पर भी मेरी हंच, सिक्स सेंस ये है कि ये चीज़ें उस तरह से नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से होती, जिसमें लगता है कि ये बिल्कुल रहमो करम पे हैं IMF के, और IMF की बात बिल्कुल नहीं मान रही, इस पूरे रजीम को और इसके जो मास्टर्स हैं उन्हें वाशिंगटन से कुछ ना कुछ उम्मीदें ज़रूर हैं, और वो उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर बात करेंगे, अभी तो देखते हैं कि जस्टिस जवाद हसन का फैसला आता क्या है। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। थैंक यू।